नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोग हिस्ट्री ऑन मैप में आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत सहित भारत के कई सारे राज्यों में 18वीं शताब्दी में जो छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हुआ है, उन नए राज्यों के उदय के बारे में। आपको मालूम है कि इससे पहले मुगल शासकों का काफी बड़े क्षेत्र में प्रभाव था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके प्रभाव कम होता चला गया और इसके परिणाम ये हुए कि जो भारत है वो कई सारी शक्तियों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। मुगलों के पतन के बाद आप देखेंगे नए राज्यों में कहीं रोहिलखंड है, कहीं जाटों का राज्य है, कहीं राजपूत राज्य है, अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, ऐसे तमाम सारे राज्यों का उदय होना शुरू होता है। तो आज हम उन्हीं राज्यों के उदय के ऊपर चर्चा करेंगे, उन्हीं राज्यों के ऊपर हम अपना डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 30 तारीख है दोस्तों। आज के बाद सिर्फ एक दिन का समय बचेगा आपके पास में, जब आप इस P2I प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं इस मॉनसून ऑफर के तहत, क्योंकि ये मॉनसून ऑफर 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस बैच की सबसे बड़ी खास बातों में से एक बात यह है कि इसकी शुरुआत आज पॉलिटी विषय के साथ की जा चुकी है। अभी जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसी समय पेड बैच चल रहा है। अमृत उपाध्याय सर इसमें पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय सर से पढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। वहां से आपको एप्लीकेशन ओपन होगा, उसमें बाय नाउ के ऑप्शन पे जाइए, कूपन कोड में लिखिए विरद लाइव और मिनिमम प्राइजेस के साथ एनरोल हो जाइए। दूसरी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि जज्बा दिखाइए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही आपका ये जो अमाउंट है ये वापस कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जज्बा दिखाया, आपने प्रीलिम्स पास किया, आपके अमाउंट भी हमने वापस कर दिया, साथ ही साथ आपके इसी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल और बढ़ा दी जाएगी और आप हमारे यहाँ दिल्ली में आकर के निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। तो इस सारी सुविधाओं का लाभ खत्म होने वाला है 31 जुलाई को, इसलिए देर ना कीजिए। बैच अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए आप इस बैच में तुरंत एनरोल हो जाइए। चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और लेक्चर की शुरुआत में हम सबसे पहले तो जो 18वीं शताब्दी के समय में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय, यह हमारा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑन मैप में। हिस्ट्री ऑन मैप इसमें पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री ऑन मैप में आज का ये विषय है हमारा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जैसा भी मैंने बताया कि आपको हमारा कूपन कोड हमेशा हर जगह इस्तेमाल करना है, वो है विरद लाइव। विरद ये मेरा नाम है और इसके आगे आपको लगाना है लाइव। ये कोड चाहे बुक खरीदना हो, स्टेट PCS हो, UPSC हो, जुडिशरी हो, कुछ भी आप बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो बाउंड्री क्रिएट करते हैं भारत की। ठीक है, भारत का नक्शा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम भारत के नक्शे को सबसे पहले दक्षिण भारत की तरफ से बनाना शुरू करेंगे, और मान लेते हैं कि ये दक्षिण भारत का हमारा नक्शा है। ठीक है, इस तरफ से ऐसे हमारा कुछ ये दक्षिण भारत का नक्शा बन जाएगा। कुछ ज़्यादा ही नीचे मैंने आपको बना दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा और नीचे इसको बनाना चाहता हूँ। रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा और नीचे भी बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे से बनाएंगे तो परफेक्शन हमको मिल जाएगा जगह का। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, और मान लेते हैं कि ये साउथ इंडिया है, और ये हमने यहाँ पर ला करके इस तरीके से इधर का हिस्सा छोड़ देते हैं, और फिर ये गुजरात से आपको राजस्थान, और ये इधर जो है जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, नेपाल का जो इलाका है, सब आपको दस करते हुए जोड़ देना है। अब इसमें आप इधर निकलते हुए आप पाकिस्तान का हिस्सा भी जोड़ सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप पाकिस्तान का हिस्सा भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो इतनी बातें आप जरूर करिए इसमें। तो ये भारत उस समय, जब हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी, तो कैसे बटेगा तब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चर्चा में ये तो हमारा लगभग आप चाहें तो ये बाउंड्री यहां से रिमूव कर दें। ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री है अगर आप चाहें तो यहाँ से रिमूव कर दें और इसकी जगह डॉटेड लाइन या फिर हटा भी दे सकते हैं इसको,
और जो उस समय का भारत है वो आपको तकरीबन मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट आप इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं अगर, तो ये नक्शा कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसमें हमको भारत का पूरा जो राज्य है उनको देखना है, उनको समझना है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे दक्कन से। इसकी शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं दोस्तों? इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं दक्कन से। तो आइए दक्कन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वहां से शुरू करते हैं। दक्कन में जो स्वतंत्र राज्य है उसका संस्थापक हम मानते हैं चिनकिलिच खान को। तो यहां पर एक नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान, या आप इसी को निजामुल मुल्क कह सकते हैं। निजामुल मुल्क के नाम से जाना जा सकता है इसी व्यक्ति को। ये दक्षिण में स्वतंत्र राज्य जो है एस्टैब्लिश करता है। तो बेसिकली इनके द्वारा दक्कन में जो राज्य एस्टैब्लिश किया जा रहा है वो राज्य हैदराबाद का राज्य कहलाता है। कहते हैं कि इनके पूर्वज जो है वो समरकंद में रहा करते थे। इनके पिता हुआ करते थे गाजिउद्दीन फिरोज जंग करके, वो औरंगजेब की सेवा में सेवारत थे। लेकिन ये जो हैं चिनकिलिच खान जो हैं, ये फर्रुखशियर जो था, लेटर मुगल पीरियड में आप फर्रुखशियर के बारे में आप पढ़ते हैं, तो फर्रुखशियर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 राज्यों की सूबेदारी दी थी, अलग अलग 6 प्रांतों की, और उसी समय इनको खान खाना की उपाधि दी गई थी। तो ये शुरुआत में दक्कन में जो है यहां पर राज्य करते हैं। तो तकरीबन आप मान के चलिए कि लगभग ये जो हिस्सा है ये आपका हैदराबाद का है। ये कौन सा हिस्सा हो गया? हैदराबाद का। ये आप इसे हैदराबाद का हिस्सा मान लें, हैदराबाद का प्रोविंस मान लें। अब ये जो हैदराबाद का हिस्सा है इसमें और आसपास के कुछ और भी राज्य हैं। आप इसको थोड़ा सा ऊपर से भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसकी जो लंबाई है इसको थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राज्य कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये राज्य कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये हैदराबाद राज्य है जहां के स्वतंत्र शासक बने। फिर इनको कुछ समय पश्चात मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा प्रोविंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर आपको मालवा का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो कुछ समय पश्चात इनको मालवा की सूबेदारी दे दी गई। मालवा में आकर के इन्होंने अपनी पावर जब बढ़ानी शुरू करी तो उस समय मुगल साम्राज्य में, मुगल दरबार में किंग मेकर्स की भूमिका निभा रहे थे सैयद बंधु। उस सैयद बंधुओं को इनसे परेशानी होने लगी और इसलिए सैयद बंधु इनको यहां से निकाल भगाना चाहते थे। ये योजना बना ही रहे थे कि इसी बीच दक्कन के कुछ सहयोगियों की मदद से निजामुल मुल्क ने, यानी चिनकिलिच खान ने, सैयद बंधुओं में से एक की हत्या करा दी, हुसैन अली की। और फिर वो जो है स्वयं दक्कन का सूबेदार जाकर के बन बैठा। फिर 1772 के आसपास की बात है, 1772 के आसपास की बात है। मोहम्मद शाह जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं और मोहम्मद शाह ने इनको अपना वजीर नियुक्त कर दिया। तो अगले बादशाह हुए मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने इनको अपना क्या बना दिया? वजीर बना दिया। तो जब ये वजीर बने तो ये दिल्ली चले गए और दिल्ली में, क्योंकि वजीर जो है वो एक तरीके से मुख्य सलाहकार भी होते हैं अक्सर, मोहम्मद लिखना ठीक रहेगा यहाँ पर, तो ये इनकी सलाह को सुनते नहीं थे। लेकिन तो उन्होंने कहा जब तुम्हें सलाह नहीं सुननी तो हमको दिल्ली क्यों बुलाया? दिल्ली से भाग गए। दिल्ली से भाग करके दक्षिण की ओर आए, फिर से दक्कन की ओर, निष्क्रियता को देखते हुए। तो उस समय दक्कन के सूबेदार हुआ करते थे मुबारिज खान। मुबारिज खान से इनका युद्ध होता है और युद्ध होकर के यहां पर उनको पराजित करते हैं। मराठों का सहयोग लिया जाता है इस युद्ध में, शुकरकेड़ा का युद्ध होता है और 1724 में जाकर के ये दक्कन का अपना शासक बन जाता है। तो 1724 में फाइनली निजामुल मुल्क जो हैं 1724 में स्वतंत्र दक्कन के शासक बनते हैं, यानी कि दक्कन को स्वतंत्र करा लेते हैं और शासन बन जाते हैं, लेकिन हैं मुगलों के अधीन ही, लेकिन अपना शासन स्वयं चलाएंगे। ये ऐसा करके चल रहा है। इसी समय आसफ जहा की इनको उपाधि दी जाती है मोहम्मद शाह की तरफ से। तो ये आपका हैदराबाद वाला प्रोविंस है जो आप 1723-24 के आसपास स्वतंत्र होते हुए दक्कन का एरिया देखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोविंस हो गया। अब यहीं दक्कन में ही एक राज्य आपको और देखने को मिलेगा
और वो राज्य आपका कौन सा होगा, वो आपका होगा मैसूर राज्य। तो अब मैसूर राज्य के ऊपर आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और ये हिस्सा यहां से हटा करके यहां पर अब लिखते हैं मैसूर। ठीक है, तो दक्कन में अगला राज्य जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा मैसूर राज्य। अब मैसूर वाला इलाका कहां पर है, किस जगह पर है, आइए इसको देख लेते हैं। तकरीबन ये जो हिस्सा है आप मैसूर का मान के चलिए, ये जो इलाका है ये आपका मैसूर है, ये मैसूर प्रोविंस है। ठीक है, ये जो इलाका है ये आपका कौन सा है, ये मैसूर का इलाका है। अब मैसूर में की अगर हम बात करें तो इसको आप थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य से जोड़िए। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर पूरा नष्ट हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। 1612 के आसपास एक शासक हुए जिनका नाम था वेंकट द्वितीय। तो 1612 में वेंकट सेकंड जो हैं, वेंकट द्वितीय जो हैं, इन्होंने मैसूर राज्य में वाडियार वंश की स्थापना करी। वाडियार वंश की इन्होंने क्या करी है, स्थापना करी है। और इसी मैसूर के वाडियार वंश के शासक जो 18वीं शताब्दी में जिस समय विभाजन चल रहा है उस समय जो देखने को मिलेंगे उनका नाम है राजा चिक्का कृष्णराज। राजा इस समय जो है कौन है, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज जो हैं ये बहुत अयोग्य शासक हैं, और इनके दो मंत्री हैं नेंजराज और देवराज। ये इनके दो मंत्री हैं, और इन्हीं मंत्री की सहायता से ये अपनी राजधानी पे शासन कर रहे हैं। और श्रीरंगपट्टनम जो है इनकी राजधानी है। श्रीरंगपट्टनम इनकी क्या है, राजधानी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि उस समय वाडियार राजवंश चल रहा है, श्रीरंगपट्टनम कैपिटल है, वहां से अपना शासन जो है ये चला रहे हैं। ठीक है, यहां कहीं आपको श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर, यहां से कैपिटल जो है वो चल रही है। अब इन्हीं में एक नाम आएगा हैदर अली का। 1761 से 1782 तक इनका शासन देखने को मिलेगा। तो मैसूर का एक जगह पड़ती है कोलार, अब तो कर्नाटक के हिस्से में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1721 के आसपास। इनके पिता हुआ करते थे फतेह मोहम्मद। तो ये जो मैसूर के राजा हैं, इन्हीं मैसूर के राजा के यहां पर सेना में उच्च पद पर हुआ करते थे। हैदर अली भी काफी योग्य था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था ये व्यक्ति। तो इनको भी जो है सेना में एक उच्च पद होने के कारण, इनके पिता की सिफारिश और इन सब चीजों के कारण एक अच्छा ओहदा मिला, योग्य भी थे ये। तो प्रधानमंत्री हुआ करता था नेंजराज। प्रधानमंत्री नेंजराज ने इनको डिंडीगुल, एक जगह पड़ती है दक्षिण में ही, डिंडीगुल का फौजदार बनाया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हैदर अली का नाम आएगा। हैदर अली, इनको डिंडीगुल का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार नहीं, फौजदार बल्कि कहेंगे। फौजदार का मतलब वहां का संरक्षक, मतलब रक्षा करने वाला फौजदार। सारी सैन्य कार्यवाहियां वहां की इन्हीं के नेतृत्व में रहेगी। तो डिंडीगुल भी यहीं पर ऊंचाई में एक जगह है, इसी जगह पर डिंडीगुल आपको देखने को मिलेगा। तो डिंडीगुल की इनको फौजदारी दे दी गई, और इसी जगह डिंडीगुल में ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से धीरे धीरे करके एक आधुनिक शस्त्रागार स्टैब्लिश कर लिया। और बाद में जो राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, इसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। हमला करके जो प्रधानमंत्री नेंजराज हैं इनको बंदी बना लिया गया, और ये जो राजा थे इनकी देखभाल अभी तक ये जो मंत्री लोग कर रहे थे, अब ये देखभाल हैदर अली करने लगे। और फिर फाइनली ये जो राजा साहब हैं इनको 1761 में हटा करके 1761 में ये जो हैं मैसूर के शासक बन गए। मैसूर के शासक बने। तो मैसूर राज्य के शासन में स्वतंत्र मैसूर को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, चिक्का कृष्ण राज से फ्री करके, वाडियार राजवंश से मुक्त होकर के। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका। फिर उसके बाद इन्होंने काफी सारी जगहें हैं, बेदनूर है, सुंडा कनारा है, सेरा है, गुटी है, दक्षिण के बहुत सारे इलाके उन्होंने जीते। कुछ दक्षिण के ऐसे राजा थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य जो है स्वीकार करने के लिए इनको दबाव दिया, और उन्होंने आधिपत्य स्वीकार किया। ठीक है, फाइनली 1764 में पेशवा के साथ, पेशवा माधवराव हुआ करते थे, वो पेशवा माधवराव के साथ एक इनका युद्ध होता है 1764 में, और इसी युद्ध में पराजित होते हैं। 1764 में पेशवा माधवराव से पराजित। ठीक है, और जब पराजित हुए तो कुछ राज्य का हिस्सा जो है इनको मराठों को सौंपना पड़ा। हालांकि जो मैसूर राज्य है, इस मैसूर राज्य को आगे चल करके ब्रिटिशर्स से काफी युद्ध का सामना करना पड़ा।
4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें 1799 में इनके बेटे हैं टीपू सुल्तान, उनकी डेथ हो जाती है और मैसूर राज्य जो है वो हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच में बांट लिया जाता है। इस तरीके से मैसूर राज्य का पतन भी हो जाता है। तो मैसूर राज्य का पतन हो गया है। तो दक्षिण के राज्यों में हमने यहाँ पर समझ लिया। मराठों को हमने आपको पहले ही समझाया था कि मराठों का जो राज्य है वो भी एक काफ़ी बड़ा सा राज्य है। आप इस तरीके से मराठों का पूरा एक राज्य देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मराठे देखने को मिलेंगे, ये मराठा हैं, इनका हम राज्य पहले आपको बता चुके हैं। अब हम जिस राज्य को देखेंगे वो होगा बंगाल। तो बंगाल वाला जो हिस्सा है बेसिकली वो हिस्सा तो यही है, इस तरीके वाला जो हिस्सा ये बंगाल है आपका। और बंगाल भी मुगल शासकों के अधीन आ रहा है, मुगलों के अधीन आ रहा है। बंगाल में आज के समय में एक समय ऐसा हुआ कि आज का वेस्ट बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है, बिहार, उड़ीसा, ये सब चीज मिला करके बंगाल बना। लेकिन शुरुआत में वो बंगाल ही था, उसमें बिहार और उड़ीसा शामिल नहीं थे। कैसे शामिल हुए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें एक नाम आएगा मुर्शीद कुली खान का। एक नाम आएगा किसका? मुर्शीद कुली खान का। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अलग से इनका नाम। बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में मुर्शीद कुली खान, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम लोग बंगाल के संस्थापक के तौर पर भी जानते हैं। मुर्शीद कुली खान जो हैं, इन्होंने फर्रुखशियर के समय में 1717 में अगर आप देखेंगे तो बंगाल का सूबेदार इनको नियुक्त किया गया है। 1717 में, 1717 में बंगाल के क्या बने? ये सूबेदार बने। और इनकी सूबेदार गिरी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हुई बाद में आगे चल करके। सूबेदार के इस प्रांत में 1719 में अगर आप देखेंगे तो इनको उड़ीसा की सूबेदारी भी मिल गई। 1719 में उड़ीसा भी इनके पास आ गया। तो उड़ीसा पास में आने का मतलब हुआ कि ये जो प्रोविंस है ये आपका उड़ीसा है। ये उड़ीसा जो है इनके हाथ में आ गया। और अब बंगाल और उड़ीसा एक साथ हो गए। ये बंगाल के ही शासन के अंतर्गत माना जाएगा। फिर बाद में अंग्रेजों के इंटरफेयर ज़्यादा करने की वजह से और मुगलों से इनकी इस चीज़ पर बदी नहीं, तो बाद में राजधानी ढाका हुआ करती थी। ढाका से इन्होंने कैपिटल जो है, ढाका से कैपिटल क्या कर ली? मुर्शिदाबाद ले गए। मुर्शिदाबाद। तो इन्होंने मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद, इसको इन्होंने कैपिटल बना लिया अपनी, और यहीं से शासन करते रहे। तमाम प्रकार के राजस्व के सुधार वगैरह इन्होंने किए। तो ये हुए पहले स्वतंत्र शासक। इसके बाद शुजाउद्दीन जो कि मुर्शीद कुली खान का दामाद था, वो 1733 में, मतलब वो 1727 के आसपास जो है, जब इनका शासन खत्म हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई, तो 1727 में वो गद्दी पर बैठा। मुर्शीद जब गद्दी पर बैठा तो मुर्शीद ने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया। और माफ कीजिएगा, मुर्शीद नहीं, मुर्शीद कुली खान तो 1727 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इनका दामाद है जिसका नाम है शुजाउद्दीन। ये गद्दी पर बैठे हैं 1727 में। और इन्होंने 1733 में, 1733 में बिहार राज्य को भी मिला लिया है। शुजाउद्दीन ने क्या कर लिया? बिहार राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया है। तो बिहार इनके पास में आ गया। अलीवर्दी खान को वहां का बिहार का नायब सूबेदार बना दिया गया। नायब सूबेदार बने, नायब सूबेदार अलीवर्दी खान। ये यहां के सूबेदार बने, इसी बिहार के। तो जब बिहार का हिस्सा इनको प्राप्त हुआ, तो आप मान के चलिए कि ये बिहार का पूरा हिस्सा इनको मिल गया। ये हिस्सा आपका बिहार है, इधर आप बिहार मान लीजिए, ये बिहार का प्रोविंस मिल गया। तो आप देखिए, ये पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा है ना, पूरा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है, ये मिला करके पूरा बंगाल है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलीवर्दी खान काफी समय तक यहां पर शासन मतलब यहां पर करते रहे। जब इनकी मृत्यु हो गई, शुजाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई, तो शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा। उसको हरा करके अलीवर्दी खान जो सूबेदार थे बिहार के, वो गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। और फाइनली ये सरफराज खान हुआ करते थे इनके बेटे शुजाउद्दीन के। तो सरफराज खान को हरा करके अलीवर्दी खान जो है वो राजा बन गया था। तो इसी अलीवर्दी खान ने ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा का संयुक्त प्रांत चलाया।
मोहम्मद शाह के समय में इसने अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और फिर इनके बाद इनका नाती है, अलीवर्दी खान का नाती है सिराजुद्दौला, वो 1756 में गद्दी पर बैठा है। सिराजुद्दौला ये 1756-57 तक शासन करते हैं। और इन्हीं के समय में आपको मालूम है कि प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, यहीं कहीं आपको प्लासी देखने को मिलेगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और इस युद्ध में आपको मालूम है कि सिराजुद्दौला हार गया। और सिराजुद्दौला के बाद जो आगे नवाब बना वो मीर जाफर हुआ, मीर जाफर। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल जो है वो स्वतंत्र शासन के तौर पर सामने आता है। 29 जून 1757 को जो है मीर जाफर को गद्दी दी गई, नवाब बनाया गया। तो ये जो प्रोविंसेस हैं ये किसके पास में आ जाते हैं, ये बंगाल के पास में आते हैं। तो आपको बंगाल भी एक स्वतंत्र शासन देखने को मिल गया। चलिए इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं जिससे कि आगे के शासन भी देख सकें हम लोग। और अब हम बात करेंगे यहां पर अवध वगैरह की, तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको तो कंप्लीट कर लिया है। वैसे इधर का हिस्सा भी थोड़ा सा खाली कर लिया जाए तो कोई दिक्कत हो ना, है ना। चलिए, तो अब हम यहां पर थोड़ा अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध, अब हम अगला राज्य लाते हैं, इसका नाम क्या है, अवध। अवध राज्य, अवध राज्य की सीमा के बारे में चर्चा करें तो अवध जो है आपको तकरीबन ये हिस्सा जो है आपको अवध का देखने को मिलेगा। ये अवध है, बिहार के पश्चिम की तरफ अवध पड़ेगा राज्य। ठीक है, अवध की तरफ हम जब चलेंगे तो अवध में अगर आप देखें तो तकरीबन कन्नौज से लेकर के इधर गंगा नदी की सहायक है कर्नाशा, वहां तक राज्य फैला हुआ है। मोहम्मद शाह रंगीला का समय है। अवध के स्वतंत्र शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सादत खान बने थे। तो इसका जो स्वतंत्र शासक है वो कौन है, सादत खान। सादत खान या कहीं कहीं सादत अली खान ऐसे नाम लिखा रहता है। तो सादत अली खान जो है वहां पे, इन्हीं को बुरहानुल मुल्क कहा जाता है। सादत खान कह लीजिए या बुरहान उल मुल्क, एक ही नाम है। इन्होंने स्वतंत्र अवध राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया है मुगलों से पृथक होकर के, और अपनी राजधानी इन्होंने रखी है फैजाबाद। इनकी राजधानी क्या हुई, इनकी राजधानी तब की फैजाबाद, और आज का अयोध्या वाला जो हिस्सा है वो इन्होंने अपनी अवध की कैपिटल बनाई थी। तो हुआ क्या कि 1720-22 के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो मोहम्मद शाह हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जिनको कहते हैं, उन्होंने इनको आगरा का सूबेदार बनाया था। और फाइनली 1722 में चल करके 1722 में ये आगरा अवध के जो है वो सूबेदार बने थे, अवध के सूबेदार बने थे। और जब ये अवध के सूबेदार बने तो ये स्वतंत्र शासक के तौर पर रहे, नजराने जरूर पेश करते रहे ये नवाब को, और अपना शासन वहां से चलाते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जब भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है तो बाद में उसी आक्रमण के दौरान इन्होंने 1739 में विष खा करके आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सफदर जंग हैं, शुजाउद्दौला हैं। शुजाउद्दौला वही जो आगे चल करके बक्सर का जब युद्ध होगा तो मीर कासिम का साथ देंगे। शुजाउद्दौला यहाँ के शासक बनते हैं, आसफुद्दौला शासन बनते हैं, और अंत में सबसे लास्ट में 1847 से लेकर के 1856 के आसपास वाजिद अली शाह जो है वो अंतिम शासक बनते हैं। तो ये अवध का शासन है। अवध के बाद जिस हम हिस्से की बात कर सकते हैं वो भरतपुर का इलाका है, जो कि जाट इलाका कहलाता है। भरतपुर का जाट इलाका, तो भरतपुर का जो जाट प्रोविंस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो इलाका है ये जाटों का इलाका है। यहां पर भरतपुर के जाट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको जाटों का इलाका देखने को मिलेगा। तो जाट में आप अगर देखेंगे तो इनके पास में ये जाट लोग जो हुआ करते थे, ये दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब जो प्रोविंसेस हैं, इन सब जगहों पर ये मुख्य रूप से जमींदार थे। ये जमींदार हुआ करते थे, कृषक जमींदार हुआ करते थे, किसानी खेती करते थे, बहुत मेहनती थे।
कृषि कार्य क्या करते, लेकिन औरंगजेब के समय में यहाँ पर औरंगजेब की नीतियों का इन लोगों ने विरोध किया है। तो इसी में एक इलाका पड़ता है तिलपत। तिलपत के एक जमींदार हुआ करते थे गोकुल, गोकुल नाम से तिलपत के एक जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले औरंगजेब के समय में 1669 में इन्होंने सबसे पहला विद्रोह किया। तो यहां से जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना, माफ कीजिएगा, मुगलों के खिलाफ विद्रोह होना शुरू होता है। इसी में 1686 में एक और शासक हुए, राजा राम या राजा राम रामचेरा करके ऐसे शासक हुए, उन्होंने विद्रोह किया। आगे चल करके चूड़ामन ने विद्रोह किया। तो ये सब, चूड़ामन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भरतपुर जाट राज्य का एस्टैब्लिश किया है। तो अब जमींदारी से जाट राज्य जो है वो चूड़ामन जो है उन्होंने जाट राज्य की स्थापना करी है, जाट राज्य। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी थीम में एक फोर्ट बनाया और उसी फोर्ट में इन्होंने अपनी कैपिटल नियुक्त करी। तो इस तरीके से ये जाटों का शासन इस्टेब्लिश होता है भरतपुर या उसके आसपास। फिर उसके बाद सूरजमल का विद्रोह चलता है, जाटों का अफलातून उनको कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देख रहे हैं तो आप एक और नाम याद रख सकते हैं। इधर का जो हिस्सा है, ये जो पूरा इलाका है, ये रुहेल खंड कहलाता है। रुहेल, ये रुहेल वाला इलाका है, ये रुहेल प्रोविंस है। तो रुहेल खंड की भी अगर हम यहीं पर बात कर लें, रुहेल खंड या रुहेल की अगर हम बात कर लें, तो आप लोगों ने बरेली का नाम आजकल सुना होगा। गंगा घाटी और उसके आसपास का इलाका रुहेलखंड का इलाका कहलाता था। इसकी स्थापना करी थी वीर दाऊद ने, अफगान हुआ करते थे। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, इन लोगों ने इस राज्य के एस्टैब्लिशमेंट किया था। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो आंवला हुआ करती थी, आंवला। और आंवला आजकल जो बरेली वाला जो प्रोविंस है उसी को तब आंवला कहा जाता था। तो आंवला या बरेली इनकी कैपिटल हुआ करती थी। बाद में राजधानी बदल करके आंवला से यानी बरेली से रामपुर हो गई। और ये तब हुई जब अवध के शासकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के इनके राज्य के ऊपर कब्जा किया। तो अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के उन्होंने हाफिज रहमत खान हुआ करते थे 1742 में, उनके ऊपर आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया था और बहुत छोटा सा राज्य रह गया था। तब राजधानी उनकी शिफ्ट हो गई। कहां पर शिफ्ट हो गई? रामपुर में शिफ्ट हो गई। तो ये इलाके आपने अवध के, भरतपुर के और रुहेलखंड के देखे। और अब यहीं से उत्तर की ओर अगर हम चलेंगे तो उत्तर की ओर चल करके हमको थोड़ा पंजाब और उसके आसपास के प्रोविंस भी देखने हैं, वो राज्य भी हमको देखने होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर देखें तो ये जो हिस्सा है ये यहां पर पंजाब है, यहां पर ये हिस्सा पंजाब का है। ठीक है, ये पंजाब शुरू होता है। पंजाब सिख साम्राज्य आप इसको कह सकते हैं। सिखों का जो शासन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह अंतिम जो गुरु हुए, उसके बाद आप देखते हैं कि बंदा बहादुर जी ने तकरीबन 1708 से लेकर 1716 के आसपास तक जो सिख हैं उनका नेतृत्व किया है। और उसके बाद सिख जो है वो कुछ दलों में विभाजित हो गया। तो कहते हैं कि 1748 में 1748 में कपूर सिंह जो हैं वो सिखों के सरदार हैं, सिख राज्य के सरदार हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग उस समय सिख जत्थे विभाजित हो चुके थे, उसको फिर एक करके संगठित किया और संगठित करके दल खालसा बनाया। और बाद में इसका नेतृत्व जो है एक लोगों ने किया है जिनका नाम है जस्सा सिंह आहलूवालिया। तो जस्सा सिंह आहलूवालिया जो हैं, इन्होंने इन्हीं के समय में अगर आप देखेंगे, जस्सा सिंह आहलूवालिया के समय में अगर आप देखेंगे तो पंजाब जो है या जो ये जो तमाम सारे जो गुट हुआ करते थे, इनके समय में दल खालसा जो है वो 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हुआ। अलग अलग मिसलें हुई। इन्हीं मिसलों में से एक मिसल हुआ करती थी सुकर चकिया मिसल। और जो सुकर चकिया मिसल है
यहीं पर एक जगह पड़ा करती थी जिसके मुखिया हुआ करते थे। गुजरांवाला गांव है, यहाँ पर गुजरांवाला गांव है, यहाँ के मुखिया हुआ करते थे। ये मान के चलिए कि यहीं पे कहीं पे आपका ये इलाका जो है ये गुजरांवाला गांव का है, और यहीं के मुखिया हुआ करते थे जिनका नाम जो है महासिंह हुआ करता था, महासिंह। तो इसी के मुखिया हुआ करते थे महासिंह, और यही जो महासिंह हैं, इन्हीं महासिंह के बेटे हुए जिनका नाम हुआ रणजीत सिंह, जो आगे चल करके इन्होंने सिख राज्य को एस्टैब्लिश किया है, तब वो महाराजा कहलाए। तो यही रणजीत सिंह हैं, इन्होंने ही 1799 में लाहौर जीता। इन्होंने क्या जीत लिया? लाहौर जीत लिया, और लाहौर जीत करके इसको अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। तो ये इनकी प्रशासनिक राजधानी हो गई। आगे चल करके 1805 के आसपास इन्होंने अमृतसर जीत लिया, तो ये महाराजा इसी समय कहलाए, महाराजा रणजीत सिंह हुए। 1805 में इन्होंने अमृतसर जीत लिया। अमृतसर भंगी मिशल का यहां पर राज्य हुआ करता था, तो अमृतसर को इन्होंने जीता। तो अमृतसर इनकी जो है रिलीजियस यानी कि धार्मिक राजधानी हुई, धार्मिक राजधानी बनी। तो ये धीरे धीरे करके फिर उसके बाद इन्होंने पेशावर तक और साउथ में काफी बड़ी जगहों तक इन्होंने अपना राज्य जो है वो कश्मीर उश्मीर तक पूरा राज्य इन्होंने फैला लिया है। बाद में बहुत बड़ा सा राज्य जो है वो इनका एस्टैब्लिश हुआ, ये पंजाब का। बाद में, शुरुआत में तो यहीं पर है। तो ये आपको इन्हीं का समय में आप देखेंगे कि 1809 में अमृतसर की संधि होती है। लॉर्ड मिंटो के समय में चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा जाता है, और जो सतलज नदी यहां से जा रही है, सतलज नदी, उसी सतलज नदी का दक्षिणी हिस्सा या सतलज नदी जो है वो इनके राज्य की बाउंड्री बन जाती है। तो ये सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य के साथ साथ आप यहां पर एक राज्य और देख सकते हैं, एक राज्य और देख सकते हैं जिसका नाम है राजपूत राज्य। राजपूत राज्य, और राजपूत राज्य जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। राजपूत राज्य जो हैं ये आपको इन जगहों पर देखने को मिलेंगे। एक मिनट, ये जो हिस्सा है इसको हटाते हैं। राजपूत राज्य जो है आपको ये जो पूरा प्रोविंस है आपका, ये आप देख सकते हो, ये जो इलाका है ये राजपूतों का है। यहां पर आपको राजपूत राज्य देखने को मिलेगा, राजपूत। तो राजपूतों में इधर मान के चलिए कहीं पर जयपुर है, जिसको आप आमेर कह रहे हैं, और इधर वाला जो इलाका है, इस तरफ वाला जो इलाका है, ये आपका जोधपुर, जो मारवाड़ इलाका जिसको आप कह सकते हैं, मारवाड़, जोधपुर वाला जो इलाका है। ये जो राज्य हैं इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया है। ठीक है, जैसे अजीत सिंह की अगर आप बात करते हैं तो अजीत सिंह मारवाड़ शासक हुआ करते थे। उन्होंने 1707 के आसपास अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। हालांकि बाद में बहादुर शाह प्रथम ने उनको पराजित करके फिर से उनको अपने राज्य में मिला लिया था, पर स्वतंत्रता वहां से घोषित होनी शुरू हुई। 1808 में भी विद्रोह हुआ। 1808 में विद्रोह करके सवाई राजा जयसिंह हुआ करते थे। माफ कीजिएगा, 1808 में नहीं, 1708 में भी जो है जो अजीत सिंह है उन्होंने विद्रोह किया। सवाई राजा जयसिंह जो जयपुर से हैं, उन्होंने 1727 में स्वतंत्र जयपुर राज्य की एस्टैब्लिशमेंट किया है। तो 1727 में यहां पर आप देख सकते हैं जो जयसिंह है उन्होंने स्वतंत्र एस्टैब्लिश किया है। तो आपको मारवाड़ वाला जो इलाका है, मारवाड़ खास तौर से, और आमेर, ये स्वतंत्र खास तौर से हुए हैं क्योंकि मुगलों के शासन से अब ये संतुष्ट नहीं रहे। तो इसमें आप अजीत सिंह का नाम लिख सकते हैं, अजीत सिंह, जिन्होंने 1707 के आसपास से फ्री होना शुरू किया। आमेर के राजा में आप जयसिंह का नाम लिख सकते हैं, जो 1727 के आसपास से फ्री होने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा साम्राज्य था जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, जो तमाम सारे जो 18वीं शताब्दी में नवीन राज्य हुए उनके उदय के रूप में। तो आइए इनको एक बार जरा कलरफुल भी कर लेते हैं और अलग अलग रूप में इनको प्रदर्शित कर लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में इनको जरा बांट लेते हैं। जैसे ये मैसूर का राज्य है, ठीक है, ठीक, ये मैसूर का प्रांत हो गया। यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका
इसी में अगर आप देखेंगे ना तो आपको 2 प्रोविंसेस और अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो प्रोविंस है ये त्रावणकोर है, ये त्रावणकोर है, त्रावणकोर, ये त्रावणकोर राज्य, ये भी फ्री रहा। ये कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक, कर्नाटक का राज्य रहा है, कर्नाटक जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और ये आप हैदराबाद मान के चलिए कि ये हैदराबाद है आपका इलाका, ये हैदराबाद का इलाका हो गया। इसके अलावा आप ये मराठों का राज्य मान के चलेंगे आप, ये मराठों का जो राज्य है, ये मराठा साम्राज्य जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप जो हैं इधर आ जाइए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला हिस्सा पूरा लेकर के आ सकते हैं, ये आपका पूरा स्वतंत्र बंगाल रहेगा। फिर आप देख सकते हैं कि करीब जो है ये अवध का हिस्सा है, ठीक है, ये आपका अवध का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, अवध का हिस्सा हो गया। यहीं पर आपको ये रुहेलखंड हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ये रुहेलखंड है। ये आप जाटों का हिस्सा देख सकते हैं, ये जाट इलाका हो गया। ये राजपूत इलाके हो गए आपके, यहाँ पर ये राजपूत इलाके हो गए। ये आपका पंजाब वाला इलाका हो गया, ये सब इलाका पंजाब के अंतर्गत जो है वो गिना गया बाद में। और आप इसको थोड़ा ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है, इधर की ओर एक्सपेंड कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिस्सा जो है ये भी पंजाब के अंतर्गत ही आपका आया, ठीक है। तो ये पंजाब वाला हिस्सा हो गया आपका, ठीक। और ये वाला हिस्सा तो रुहेलखंड का था ही, ये पूरा रुहेलखंड का इलाका है। यहां पर आपको पूरा रुहेलखंड का हिस्सा देखने को मिलेगा। इधर आपको ये जोधपुर, जयपुर, आमेर, ये सब इलाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है 18वीं शताब्दी का भारत, जो 18वीं शताब्दी के आप जो यहां पर स्वतंत्र राज्य देख रहे हो 18th सेंचुरी के, ठीक है, 18वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य। तो ये 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य हैं। अब इन्हीं में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो प्रोविंस है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आप दिल्ली का मान लो। तो यार इसमें कहीं पर दिल्ली भी लगा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि यार दिल्ली तो बताया नहीं सर आपने, है ना। ये दिल्ली का इलाका हो गया, ये आप मान के चलिए ये दिल्ली है, ठीक है। तो ये दिल्ली वाला इलाका है। तो ये सब 18वीं शताब्दी में भैया मुक्त हुए हैं अलग अलग लोगों से, और आप सब लोगों ने इसके बारे में अलग अलग राज्यों के रूप में पढ़ा, जाना। कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ भी आप इसकी पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसका लिंक है, स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन का, स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन है, उसका लिंक है। उसी पे जाएंगे तो आपको वहीं पर इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमें सोशली फॉलो कर सकते हैं विरत.दुबे के नाम से। बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बैच में एडमिशन ले सकते हो, ये बैच है। इस बैच में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर एडमिशन लें। और इस बैच में एडमिशन लेने में क्या क्या खासियत है वो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले तो अमृतसर के साथ ये बैच शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है आज शाम 6 बजे से। तुरंत विरत लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये कोड आप चाहे P2I बैचेस में ले लें, चाहे आप ऑप्शनल में एडमिशन लेना हो, स्टेट PCS में एडमिशन लेना हो, बुक्स लेनी हो आपको, बैंकिंग, SSC, कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ में आपको एडमिशन एनरोल करना है, आप विरत लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे वैलिडिटी जो है वो 31 जुलाई है, यानी कि कल ये ख़त्म हो जाएगा। मॉनसून जो सेल चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा कल।
और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे जो फुल फी है ये रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड। तो जी जान लगा करके मेहनत करनी है, पढ़ना है, रुपए वापस लेने हैं आपको अपने, और साथ ही साथ आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी ये भी आपको मिलेगी। बाकी लाइव क्लासेस आपको 1000 से ज़्यादा मिलेंगी, 18 किताबों का सेट आपको मिलेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। तो भाई फटाफट से जाइए और जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम से, देर मत कीजिए। 31 जुलाई जो है वो समाप्त होने वाला है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।